गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब अमायरा नताशा से मिलती है तब नताशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अमायरा की कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहती है। वो हमेशा से उसे ब्लेम करती है कि जो मेरे साथ हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अमायरा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नताशा से माफ़ी मांगने आती है। जब वो मांगने आती है तो उनके बीच में कुछ लवली मोमेंट्स हो जाते हैं और जो नहीं होना रहता है वो हो जाता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उनका रोमांस काफ़ी ज़्यादा डीपली चलता है। पर जब रोमांस चलता है तो उसके बाद अमायरा तो सो जाती है, पर जो नताशा रहती है वो जगती रहती है पूरी रात भर। और वो जगते हुए उसे हग करते हुए, उसे किस करते हुए फोरहेड पे कहती है कि आई एम रियली सॉरी बेबी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो हुआ है वो होगा और मुझे माफ़ कर दो। अब उसके आगे अमायरा सो रही रहती है पर तब नताशा रात भर सो नहीं पाती। करीब रात के 2:30 या 3 बजे रहते हैं। नताशा उसे साइड करती है, अपने क्लॉथ्स को लेती है और उसे कवर करती है अपनी बॉडी और पहन के थोड़ा सा दूसरे रूम पर जाती है। जब वो रूम पर जाती है तो वो मोबाइल उठाती है और वो कॉल करती है और कॉल करके बोलती है कि हेलो। तो वो बोल सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा रहता है। तभी वो उसको बोलती है हेलो, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा रहता है। फिर वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ये जो हमने सोचा था वैसा नहीं है, पर कभी कभार हर चीज़ प्लान करने की बात भी होती नहीं है। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने किया है। वो बहुत बार उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, पर सामने वाले के वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही रहती है। फ़ोन वो कट कर देती है, फिर वो जाती है और जैसे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या कुछ करना चाहती है, वो कुछ नहीं कहती है। वो जाती है बाथरूम के अंदर और शावर ओपन करके नहा रही रहती है। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे रहते हैं, बहुत उसको रोना आ रहा रहता है। ऐसा लग रहा रहता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अमायरा के साथ इंटीमेट होना क्या गुनाह था? क्या ऐसी चीज़ थी कि वो उसे इतना ज़्यादा उसे गिल्ट महसूस कर रही थी? प्यार तो नताशा भी करती थी, पर फिर भी वो इतना रो रही थी और रोते रोते उसकी आंखें पूरी की नम हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा रहता है। पर वो अपनी रोते हुए को बाथरूम में कंट्रोल करती है, जैसे वो बाथरूम में सिर्फ भीगती रहती है, बहुत टाइम तक भीगती रहती है। आधा 1 घंटे तक वो भीगती रहती है। फिर वो बाहर निकलती है और वो जाती है बालकनी के वहाँ पर, मतलब वो ड्रेस अप होने के बाद बालकनी के वहाँ जाती है और बाहर ऐसे देख रही रहती है पूरी अंधेरी रात को। और अंधेरी रात को देखते हुए बोलती है कि जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी में अंधेरा हो चुका है, उस अंधेरे को मुझे हटाने के लिए एक चाँद की ज़रूरत है और मेरी ज़िंदगी का तो सिर्फ वही चाँद है जो मुझे हर एक मुसीबत से निकालेगा। बस मुझे उस चाँद को हर्ट नहीं करना चाहिए था, पर जो मैंने किया है वो बहुत गलत किया है। शायद ये चीज़ कोई मुझे माफ़ कर पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। और ये बोल के वो अपने हाथ में जो सिगरेट रहती है उसे स्मोक कर रही रहती है। स्मोक करने के बाद जो अमायरा होती है वो जैसी ही हिलती डुलती है तो उसका हाथ एकदम बेड पे जाता है और वो देखती है नताशा नहीं है। तो वो भी थोड़ी सी अलग मतलब फ़ील करने लगती है कि नताशा कहाँ गई? अभी तो सब कुछ ठीक था हमारे बीच में। तो वो उठती है और उठ के अपने पहले जो वहाँ पर उसकी जो शर्ट रहती है वो उसे पूरा पहनती है और अपने आप को कवर करती है और बाहर जाकर देखती है। जब वो बेडरूम से बाहर निकलती है तो वो हॉल में देखती है तो हॉल में भी कोई नहीं रहता। फिर हॉल के बाद एक बालकनी रहती है, वहाँ पर उसे नताशा दिखती है। तो वो नताशा के पास जाकर बोलती है बेबी, इतनी रात को तुम जग कर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसी बैठी हूँ। वो क्या है ना मायरा, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। एक टाइम था जहाँ मैं बहुत सुकून से सोती थी, पर इस 5 महीनों में मेरी पूरी नींद उड़ चुकी है। तो अमायरा उसके पास बैठती है और उसके जो लैप्स होता है उस पर सर रखती है और कहती है आई नो जो मैंने किया वो सही नहीं था। तो नताशा बोलती है अमायरा, जो चीज़ तुमने नहीं करी है उसके लिए सॉरी बोलना बंद करो। मुझे बार बार सॉरी सुनना नहीं है। जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे 5 महीने तुम मुझे वापस लाकर नहीं दे सकती हो।
जो हुआ। तुम्हें तुम्हारे भाई की हरकतों के बारे में पता है, तुम जानती हो तुम्हारा भाई जिंदा है। तो अमायरा कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा भाई ज़िंदा है कि नहीं, बस मैं इस बात पे गुस्सा हूँ, मैं इस बात के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया। मैं तुम्हें वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करती तो आज शायद से तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं फंसती। नताशा उसकी आंखों में देखती है और उसे बोलती है मेरी आंखों में देखो। तो वो उसकी आंखों में देखती है और बोलती है तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें पता है ना कि रोहन ज़िंदा है। तो जो अमायरा रहती है वो अपनी आंखों को एकदम से झपका देती है और टर्न होकर बोलती है मैंने कहा ना नताशा, मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो गलत किया है। शायद रोहन अब ज़िंदा नहीं है, वो कोविड की वजह से मर चुका है और उसका इल्ज़ाम शायद तुम पर आ चुका है मेरी कुछ गलत चीज़ों के लिए। मेरा सिर्फ दिल इतना जानता है कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ चीज़ नहीं किया है। तभी जो नताशा वहाँ पे खड़े होके बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय कि तुम सिर्फ इतना जानती हो। डू यू नो दैट मुझ पे सारे इल्ज़ाम लगे रहे हैं, मुझ पे 500 करोड़ रुपए का स्कैम चल रहा है, मेरे पे कितने केसेस चल रहे हैं जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तुम जानती हो तुम्हारा भाई ज़िंदा है, जिसके लिए तुम एक्सपेक्ट करने के लिए क्यों नहीं चाहती हो? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हो कि तुम्हारा भाई ज़िंदा है और तुम मुझसे छुपा रही हो? क्या तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ इंटीमेट होना था जो इसके लिए तुम मेरे लिए आई हो? हाँ, क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होकर सिर्फ ये दिखाना चाहती हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी फीलिंग्स मेरी इन सब की कोई वैल्यू नहीं है? या फिर सिर्फ तुम्हें यही चाहिए था मुझसे? जब नताशा गुस्से में ये सारी बातें कर रही रहती तभी हमारा टर्न होके उसे बोलती है मैं इंटीमेट के लिए नहीं मर रही थी, ठीक है नताशा? आई लव यू, यू नो दैट। बहुत ज़्यादा प्यार करती। उस 5 महीने में एक दिन नहीं था कि जहाँ मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, पर तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। जो गलती मैंने करी है उसके लिए पछतावा करने के लिए मैं कितनी तैयार हूँ, कितनी बेताब थी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो वो कहती है तो करो ना, पश्चाताप करना है ना तो करो, अपने भाई को ज़िंदा साबित करो और पूरी दुनिया के सामने लेकर आओ और मुझे इन सारी चीज़ों से निकालो। जिस दिन ये कर दो कि उस दिन तुम्हारा पश्चाताप होगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि रोहन ज़िंदा है। अमायरा जानती तो थी कि रोहन ज़िंदा है, पर वो इस बात को कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि अब कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उसके पापा ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि तुम्हारी एक गलती हर एक चीज़ को लेकर आ जाएगी और उनकी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, क्योंकि खुलेआम तो चैलेंज नताशा ने दे चुकी थी। तो उसे अपने पापा की सारी बात याद आती है और मिस्टर खन्ना की बात याद आती है कि वी आर फैमिली, वी हैव टू बी टुगेदर, वी हैव टू बी टॉक टुगेदर। जब ये सारी बातें अमायरा के दिमाग में चल रही रहती है तो वो कहती है नताशा, क्या हम फ्रेश टैग नहीं ले सकते हैं? तो नताशा बोलती है कैसा फ्रेश टैग अमायरा? तो कहती है मैं और तुम नई जिंदगी शुरुआत नहीं कर सकते क्या? रोनहन नहीं है हमारे बीच में और नहीं है, बात ख़त्म। और जब 6 महीने हो चुके हैं इस सारी बातों को, जब पता है कि कुछ चीज़ साबित नहीं हो पाई है तो कोई तुम पे कोई केस भी नहीं चलेगा। नताशा समझ में नहीं आ रहा रहता है कि अमायरा ऐसे कैसे बोल सकती है। वो इतने कैजुअल तरीके से ये कैसे कह सकती है कि हम दोनों अब एक हो जाएं और भूल जाएं। वो कैसे भूल जाए कि उसके पति ने उसके साथ जो किया, वो कैसे भूल जाए कि उसे हर एक चीज़ के लिए फंसाया गया, कैसे भूल जाए कि उस पे हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है। 500 करोड़ का स्कैम जो उसने नहीं किया है उसके लिए उसे फंसाया जा रहा है, उसके लिए उसे ब्लेम किया जा रहा है, उस पर कोर्ट केस चल रहा है, सब कुछ उसके ऊपर चल रहा है। वो कैसे भूल सकती है ये सारी बातें? और अमायरा कैसी बात कर रही है, फ्रेश टैग की बात, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। नताशा बोलती है अमायरा, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। अमायरा बोलती है नहीं मेरी बात तो सुनो। तो वो गेट ओपन करती है और बोलती है गेट आउट। तो वो कहती है अरे पर मुझे ड्रेस चेंज।
तो कहती है जितने कपड़े पहने उतने काफ़ी हैं तुम्हारी बॉडी को कवर करने के लिए, आज के बाद यहाँ से दिख मत जाना। और ऐसे कह के अमायरा को वो वहाँ से निकाल निकाल देती है। दूसरी तरफ जो नताशा रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और उसे गुस्सा आ रहा रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि क्या किया उसने। शायद उसे इंटीमेट नहीं होना चाहिए था, शायद उसने इंटीमेट होकर सबसे बड़ी गलती कर दी। पर वो तो मोमेंट था, वो तो शायद से हीट ऑफ द मोमेंट था कि शायद हमारे बीच में कुछ कंट्रोल नहीं रहा और हो गया। वो जाती है, अपना फ़ोन घुमाती है और फिर से उसी नंबर पे डायल करती है और वहाँ से फ़ोन पिकअप होता है। पर इस बार भी कोई वॉइस नहीं बोलती है। वो उसे बोलती है, मुझे पता है तुम मेरी बात सुन रहे हो, मुझे पता है यू कैन हेयर मी, बट टेल मी वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। इसमें मेरी क्या गलती है? आई नो जो होना था वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ और तरीके से हो सकता है। जैसा शायद हम प्लान करते कभी कभार वैसी चीज़ें नहीं होती है। पर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे समझाने का मौका तो दो। अरे मुझसे बात तो करो। वो जब इतना बोल ही रही रहती है, फ़ोन कट हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बोलती है, अरे मेरी बात। तो फिर वो उतने गुस्से में आके अपना फ़ोन को फेंक देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए कोई मेरी मदद ही नहीं करना चाहता है। वो बहुत अलोन फील करती है। फिर उसे एक मैसेज, जब वो फ़ोन फेंक देती है तो फ़ोन की स्क्रीन डैमेज, लगभग थोड़ा आधी स्क्रीन डैमेज हो जाती है। जब उसमें से एक पॉपअप आता है जमकर, तो उसमें लिखा रहता है कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है। उसमें लिखा रहता है कि जो हो गया सो हो गया, यू कांट चेंज इट, बट राइट नाउ अमायरा से अच्छे से बात करो और फिर सबको एक साथ बुलाकर बात करो। तुम्हें सबको बोलना पड़ेगा, बात करो। सबका मीन्स होता है यहाँ पर कि अमायरा की फैमिली को, मतलब मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना के साथ बात करो। अब मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना भी मुंबई आ चुके रहते हैं और ये एक होटल रूम पर रुकते हैं जहाँ पे अमायरा स्टे कर रही रहती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अमायरा रूम पर नहीं रहती है। वो पूछते हैं अमायरा कहाँ गई है। पर इससे पहले कि अमायरा के बारे में कोई कुछ बोल पाता, अमायरा वहाँ से वॉक होते हुए आती है और उसने एक लॉन्ग शर्ट पहनी रहती है वाइट कलर की, और उसके जो लेग्स में शू रहते हैं बस वो उसे कवर करते हुए आ रही रहती है। तो उसकी मॉम जब उसकी ऐसी कंडीशन देखती हैं तो वो बोलती हैं कि तुम कहाँ गई थी और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं और ये किस तरीके से हालत करके रखी है। अमायरा कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बोलती है अपने अंदर चलो, और अंदर जाने के बाद वो अपना रूम पे जाकर रह लेती है। ये एक बहुत प्यारा सा स्वीट रहता है, एक ऐसा स्वीट जहाँ पर हम उसे पेंट हाउस टाइप का भी कह सकते हैं। मतलब वो जो होटल रहती है वो इतनी बड़ी रहती है कि एक छोटा सा पेंट हाउस टाइप का, फ्लैट टाइप का उसे कह सकते हो। तो अंदर सब लोग जाते हैं और वो रूम पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर डोर लॉक करती है और बहुत रोती है। अमायरा बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि कहीं ना कहीं अमायरा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रही रहती है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। आखिर गलती तो उसी की भी थी ना, कि जब नताशा उसे बार बार बोल रही थी कि उसके भाई के ज़िंदा होने का प्रूफ देते हैं, तो अमायरा ने उसका साथ देने के बजाय अपनी फैमिली का साथ देना प्रेफरेबल समझा। ऐसी फैमिली उसके डैड और उसकी मॉम को प्रेफरेबल समझा उसने बात करने के लिए। ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही रहती है और वो जो बोलना चाहती है वो बोल ही नहीं पाती है। उसके डैड होते हैं, वो उसका डोर को नॉक करते हैं और बोलते हैं, मायरा मुझे तुमसे बात करनी है, तुम कहाँ थी? क्या तुम नताशा से मिली थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम नताशा से मिली थी? तभी अमायरा वहाँ से बोलती है, हाँ पापा मैं नताशा से मिली थी। वो मुझसे चाहती हैं कि मैं भाई को ढूंढूं। वो बोल रही हैं भाई जिंदा है और भाई ने फंसाया है। आप क्यों नहीं मानते हो मेरी बात? भाई जिंदा है, प्लीज़ मेरी मदद करो भाई को जिंदा साबित करने में। और अमायरा को प्लीज़ नताशा को निकालो इन सब चीज़ों से। नताशा बहुत ज़्यादा फंस गई है।
पापा उसकी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझते। तभी उसके जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं, अमायरा इस बारे में बात नहीं होगी। जब तुम्हें कह दिया है कि भाई मर चुका है मतलब मर चुका है, और नताशा इन सब की रिस्पॉन्सिबल है। तभी वो कहती है, नताशा रिस्पॉन्सिबल नहीं है पापा, उसने कुछ भी नहीं किया है, आप ये बात क्यों नहीं साबित करना चाहते हो। तो वो नहीं कर पा रहे रहते हैं। दूसरी टाइम जो अमायरा रहती है वो नताशा को काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करती है, सॉरी मेरी बात सुनो, मैं सच्ची में। पर अमायरा के जितने भी मैसेजेस आते हैं नताशा इग्नोर करती है। इग्नोर इन सेंस कि वो व्हाट्सएप पे उसे सीन तो करती है, पर रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझती है। थोड़े टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरा वो दिन पूरा ऐसे ही बीत जाता है। अमायरा अपने रूम से नहीं निकलती है, ना वो कुछ खाती है ना कुछ पीती है। दूसरी तरफ जो नताशा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है। वो अपना लैपटॉप ओपन करती है, वो बहुत ज़्यादा सर्च करने लगती है, सर्फिंग करती है, और उसने अपनी लाइफ को अब नॉर्मल करने का तरीका जान लिया था। आखिर वो इन्फ्लुएंसर थी और व्लॉगर थी, तो वो अपने इंस्टा और अपने चैनल पे रिटर्न होती है और ऑनलाइन सर्फ करते हुए बोलती है कि आई नो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आखिर हम पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे वापस आने में, पर आप तो जानते हैं मेरे साथ हुआ क्या है, आपसे तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। तभी वहाँ पर एक मैसेज आता है जब वो ऑनलाइन रहती कि क्या आप जो बोल रहे हो वो सच है, कि क्या रोहन सच्ची में ज़िंदा है और उसने आपको फंसाया है। तभी वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आपको तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, जवाब आपके पास है। अगर मैंने मर्डर किया होता या मैंने कुछ भी चीज़ करी होती तो अभी तक तो पुलिस ये साबित कर चुकी होती, या तो कोर्ट साबित कर चुका होता। 5 मंथ्स तो मैं जेल में रही हूँ ना, तो उसमें अभी तक साबित क्यों नहीं हुआ। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, और मैंने आपको कहा है कि मैं बहुत जल्दी साबित करूंगी कि रोहन जिंदा है और रोहन ने ही ये सब किया है। इट वॉज़ अ इट वॉज़ अ प्रॉपर प्लानिंग। कोविड का तो बहाना लिया गया, कोविड इज़ अ जस्ट अ सरकमटेंसेस जिसका फ़ायदा उठाया गया है रोहन ने, और मुझे सिर्फ वक्त चाहिए। मैंने कहा है कि इस 1 वीक में मैं साबित करूंगी, और इस 1 वीक में से अभी सिर्फ 2 डेज़ गए हैं। 2 डेज़ अभी और भी बाकी दिन और बाकी हैं। सो गाइस, आप लोग जैसे भी हो, मेरे फैंस हो, मेरी फैमिली हो, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और आपके सारे सवालों के जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं अपने फ़र्ज़ को काफ़ी अच्छे से निभाती हूँ। जब मैं पहले थी मैं वैसी ही भी आज हूँ। यू आर माई फैमिली एंड आई लव इट। वो जब ऑनलाइन आती है और जब वो इंस्टा पे ऐसे बात कर रही रहती है, तो जो अमायरा की मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सोशल मीडिया को फॉलो करती थी, और ख़ासकर ये जो हरकतें थी नताशा की वो सब देखने के लिए वो हमेशा से उसे फॉलो अप करती थी। जब वो ये चीज़ें देखती हैं तो वो बोलती हैं अपने पति को, मतलब मिस्टर खन्ना को, और बोलती हैं, ये देखो ये लाइफ पर आकर ये कैसी कैसी बातें कर रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो यार, ये क्या चल रहा है। तभी जो मिस्टर खन्ना होते हैं उन्हें फ़ोन आता है एकदम से, और फ़ोन आकर वो बोलता है कि अरे मिस्टर खन्ना, कैसे हैं आप, भूल गए क्या एडवोकेट को याद करना। अरे अभी तो तुम्हारा बेटा तो अब ज़िंदा है ना। तो वो कहता है कि किसने कहा मेरा बेटा ज़िंदा है, मेरा बेटा मर चुका है। तो वो कहती है, पूरी दुनिया को बताने के लिए तुम्हारा बेटा मर चुका है, लेकिन अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो मैंने जैसे बोला है वैसे करो। तुम्हारा बेटा कहाँ है, कैसा है, ये सारी कंडीशन मुझे पता है। पता है, वो एक गरीब खाने पे बेचारा पैसों के लिए तरस रहा है, वो अब मेरे अंडर है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो मेरे साथ रहो। तो वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा बेटा नहीं है, और तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरा बेटा है? अगर है तो मुझे वीडियो भेजो या मुझे फ़ोटो भेजो, और उसके बाद कुछ कहना। और ये फ़ोन कह के मिस्टर खन्ना फ़ोन कट कर देते हैं।
दूसरी तरफ जो एडवोकेट रहता है उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं रहता है जिससे वो ये पता कर पाए कि उसके अंडर है, मतलब वो, और वो एडवोकेट वहीं पे चुप हो जाता है। दूसरी तरफ जो रोहन रहता है वो 5 महीने के बाद अब बॉर्डर ओपन होने का वेट कर रहा रहता है। बॉर्डर ओपन होने में बस थोड़ा सा ही टाइम रहता है, ये आप समझ लीजिए कुछ 1 और 2 वीक्स का ही डिफरेंस रहता है। 2 वीक्स के बाद बॉर्डर ओपन हो जाएगी और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाएगा, और वो वेट ही कर रहा रहता है कि बॉर्डर ओपन हो। इस 5 महीने में उसने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया रहता है, वो बहुत अच्छे से हाइड करके रखा रहता है। पर उसके ऊपर उसके जो जितने भी अकाउंट्स हुए जाते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन का लग चुका रहता है, क्योंकि नताशा ने जिस तरीके से बोला रहता है कि रोहन ज़िंदा है, कहीं ना कहीं प्रतीक ने भी बोला रहता है, तो उसके जो अकाउंट्स होते हैं, आई मीन बैंक अकाउंट्स, उस पर बहुत ज़्यादा दिखा रहता है। तो पहले ये बताया जाता है कि जो उसके अकाउंट में 500 करोड़ रुपए आ चुके रहते हैं, लेकिन वो 500 करोड़ रुपए तो बैंक वहाँ से निकाल सकती थी, पर वो क्या करता है, उस 500 करोड़ रुपए को स्विस बैंक करके एक जगह रहती है, वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। पर वो ऐसी जगह ट्रांसफ़र करता है कि वो उसके खुद का अकाउंट नहीं रहता है स्विस बैंक में, वो किसी और का बैंक अकाउंट रहता है, वो वहाँ पर वो पैसों को ट्रांसफ़र कर देता है कि जो उसका साथ दे रहा था वो उसके बैंक में वो पैसा डिपॉज़िट कर देता है, और इनके बीच में डील होती है कि 50-50 उस बैंक को अमाउंट को पैसा किया जाएगा। आखिर 250 करोड़ रुपए भी कम नहीं होते हैं। जब पैसा मिलेगा 250 करोड़ रुपए, तो ट्रांसफ़र हुए रहते हैं, तो वो उसे बोलता है कि यार ये 250 करोड़ रुपए तो कम से कम मिले। पर उस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है, रोहन कहीं ना कहीं फंस चुका रहता है अपने ही फेक मर्डर की किस्से में। पुलिस इस बार बहुत इन्वेस्टिगेशन हाई करती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाई प्रोफाइल केस रहता है। तो अब रोहन की हालत ऐसी हो जाती है कि उसके पास पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि आई नीड मनी, जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे हैं उसमें से थोड़े से पैसे मुझे ट्रांसफ़र करो, मुझे नेपाल बॉर्डर क्रॉस करनी है, मुझे नेपाल जाना है, तो मुझे इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाना है, तो नेपाल के लिए अभी जल्दी से ओपन होने वाली है, मैं बस में बैठ के मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे अभी ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुम्हें जब जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से चुपचाप निकलना है, मेरे पे मेरा नाम आना भी नहीं चाहिए, और मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। समझ में आया तुमको? और अगर नहीं आया है ना तो कान खोल के सुन लो, कितनी बार बोला है मैंने कि मुझे कॉल मत करना, अगर मेरे इस फ़ोन को अगर ट्रेस कर दिया गया तो तुम और मैं फंस जाएंगे, तुम्हें समझना चाहिए कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो मुझे। और ये बोलकर वो फ़ोन काफ़ी गुस्से में काट देता है। यहाँ पर जो रोहन रहता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वो सामान की चीज़ उठा के फेंक देता है और कहता है फ़ोन ना करूँ तो किसे करूँ, तुम इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हो, तुमने ये स्कैम मुझसे करवाया है, तुम्हें भी पैसे चाहिए थे, ये सब चीज़ इसने करवाई है मुझसे, मैं तो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, हम दोनों रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं जेल में गया तो ये भी जाएगा जेल में, ये मत सोचना कि इसने कुछ भी नहीं किया है। और उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि वो अपने सारा पैसा है वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरी तरफ जो हमारी पुलिस रहती है सोनिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रही रहती है। वो उस दिन उस इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है, जिस इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो ओनर रहता है, मीन्स ओनर या आप ये बोलो हायर अथॉरिटी, जिसके साइन के बाद ही किसी को 500 करोड़ रुपए सेंक्शन हो सकते हैं। वो जब उसकी तरफ जाती है तो उसके घर पर पहले नॉक नॉक करती है, तो उसका घर पे उसका जो सर्वेंट रहता है वो कहता है मैडम आप बैठिए, और वो जाकर उसे बोलता है कि मैडम वो आपका आपसे मिलने के लिए मैडम आई है पुलिस वाली। तो कहता है कि ओ पुलिस वाली मैम आई है, ठीक है देखते हैं। वो अपने बेटे के साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रहा रहता है वीडियो गेम,
वो अपने बेटे के साथ पूरा जब वीडियो गेम ख़त्म करता है, जिसके लिए 10 से 15 मिनट के बाद वो बाहर जाके सोनिया से मिलता है और सोनिया से मिलके बोलता है कि आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं मैडम, और आप इधर क्यों आई हैं? आपको पता है कि ये तो केस को सॉल्व हुए हुए बंद हुए कितना टाइम हो चुका है। पता नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगता है आपको ज़्यादा मज़ा आता है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी है उसे आप रीओपन क्यों कर रही हैं? तो वहाँ से सोनिया बोलती है कि मैं कहाँ सर रीओपन कर रही हूँ। सर एक्चुअली मैं तो न्यू इंसान हूँ जो यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हूँ, और ये जो केस है पहले किसी और के पास था तो अब मेरे पास आया है। पहले इंस्पेक्टर के पास था, अब सीबीआई के पास आया है, और जब सीबीआई के पास आया है तो सर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा डीपली करना पड़ता है। और आप पे जब इन्वेस्टिगेशन करी गई है तो मैंने देखा है आप पर तो बहुत सारे केसेस हुए हैं, और आपने जिन जिन लोगों के अथॉरिटी पे साइन किया है उन्होंने शायद से अभी तक पैसों को रिटर्न नहीं किया है, और वो एक स्टेज के बाद जाकर बैंकरप्ट हो चुके हैं। और ऐसे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जिनको भी ये पैसा सैंक्शन करते हैं या तो वो बैंकरप्ट हो जाता है, या तो वो मर्डर हो जाता है, या तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये थोड़ा सा अजीब है ना सर, पर आपके साथ इतना अजीब और ये कोइंसिडेंट्स इतने सारे होते कैसे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। सोनिया कहती है, तभी वो कहता है कि आप डिनर करके आई हैं? तो वो कहती है कि नहीं सर, मुझे डिनर नहीं करना है, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। तो कहता है मुझे करना है, वैसे भी रात का टाइम हो चुका है, 7 बज रहे हैं और 7 बजे मैं खाना खाने बैठ जाता हूँ। और वो जाता है और खाना खाने बैठ चुका रहता है, और खाना खाते टाइम बोलता है कि देखिए मैडम, मेरे पास तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ये सारी तो फॉर्मेलिटीज़ अथॉरिटीज़ बाकी लोग करते हैं, मेरे तो सिर्फ साइन से सेंक्शन होता है। जब सारी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें सही लगती है तो हम सेंक्शन कर देते हैं। उसके बाद इंसान का बैंकरप्ट होना या उनके पास मर्डर होना, ये सब हमारे हाथ में नहीं रहता है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप फालतू का मुझ पे शक कर रही हैं? ऐसा ना हो कि इस शक में आप अपना बहुत कुछ खो दें। क्या है ना, मुझ पर उंगली उठती है ना, मुझसे देखा नहीं जाता है, और मैं अपने ऊपर कभी किसी की उंगली उठने नहीं देता हूँ। तो शायद आप समझ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ये बोलकर वो अपना खाना हाथ धोने लगता है। वहाँ पर जो रहती है, क्या बोलते हैं, सोनिया, वो कहती है सर, जिस दिन मुझे सबूत मिला उस दिन मैं फालतू का शक पे नहीं करती हूँ, बस सबूत की देरी है। जिस दिन सबूत मिला आपको आप ही के घर से उठाकर लेके जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहता है वो बहुत हरामी रहता है, उसका फेस के एक्सप्रेशन ये रहते हैं कि देख लीजिए आपको जो करना है। दूसरी तरफ जो नताशा रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा अमायरा मैसेजेस कर रही रहती है, तभी अमायरा लिख के भेजती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मिलना है और तुम्हें जानना है तो पूरी फैमिली के साथ मुझसे मिलने वहीं फार्म हाउस पर आओ जहाँ पर हम मिले थे। तो वो अमायरा गेट ओपन करती है और पापा से बोलती है कि एक बार हमें बात करनी चाहिए, हमें नताशा से पूछना चाहिए कि नताशा ऐसा क्यों कर रही है और क्या ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी बात सुनो, हम ऐसे नहीं रह सकते पापा, वो सारी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कह रही है, हमें मिलना चाहिए। उसके पापा को भी लगता है कि एक बार मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन और उनकी इज्जत फॉल हो रही थी। और इस बार तो जो अमायरा की मॉम रहती हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि एक तो उनका बेटा मरा है और ऊपर से ये उसके झूठी अफवाहें फैला रही है कि वो ज़िंदा है। क्योंकि अमायरा की जो मॉम रहती है उसे पूरे तरीके से यकीन होता है कि उनका बेटा मर चुका है, क्योंकि वो कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं करेगा जिससे उसकी माँ को पेन हो। रात का समय रहता है और ये लोग वही फार्म हाउस पे जाते हैं। जब फार्म हाउस में जाते हैं तो गेट ओपन होता है, और गेट ओपन होने के बाद जो हमारी नताशा है वो सबको अंदर बुलाती है, और अंदर बुलाते
बुला के बोलती है कि पापा, आपको भी पता है मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मा, आप जानती हो मैंने कुछ नहीं किया है। अमायरा, तुम्हें तो सब चीज़ पता है। जब सब कोई ज़िंदा है तो फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे को फंसा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने रोहन के साथ बहुत गलत किया है। पर आप पापा मुझे क्यों फंसा रहे हो? मॉम, आप जानते हो अमायरा, यू लव मी ना, सो वाई यू आर डूइंग। जैसे वो ये बोलती है तो उसके पापा बोलते हैं व्हाट, यू लव हर? तो अमायरा चुप रहती है, क्योंकि अमायरा को ये बात बताना कि वो एक लेस्बियन है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो ये बात बताना भी नहीं चाहती थी। तो वो उस समय डिनाई कर देती है, जिसकी बात पे जो नताशा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अमायरा ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, और वो उसको पकड़ती है। उसकी जो शर्ट रहती है उसको पकड़ती है और उसको पकड़ के बोलती है कि मेरी बात सुनो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो जब हमारे बीच में बहुत कुछ हो चुका है। कल रात तो तुम मेरे साथ ही इस बेड पे सो रही थी, और तब तो तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला, तब तो तुम्हें बहुत प्यार आ रहा था मुझसे, और बोले जाए थी आज जब डैडी के सामने बोलने की बारी आ रही है तो तब तुम क्यों कर रही हो। इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं मिस्टर खन्ना, और वो एकदम से धक्का मारते हैं नताशा को और बोलते हैं कि क्या बोले जा रही हो, मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा रही हो, पहले मेरे बेटे को तो खा गई हो, अब मेरी बेटी को भी ऐसे परेशान कर रही हो, कितनी गिर चुकी हो तुम। ऐसे करते हुए वो उसको इसका गला दबाने लगते हैं। वो अपने आप को बचाती है, फिर जो अमायरा होती है वो अपने पापा को बोलती है कूल डाउन, और ये लोग वहाँ से निकल चुके रहते हैं। निकलने के बाद जो नताशा रहती है वो वीडियो कॉल पर आती है, और अपने वीडियो कॉल मीन्स वीडियो कॉल नहीं, वो इंस्टा पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही रहती है। जो वो रिकॉर्ड करती है वो कन्फेस करते हुए सबको बोलती है कि यहाँ देखिए ये लोग आए थे, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी है, ये मेरे पीछे पड़ चुके हैं, इन्होंने मेरा गला तब दबाया है, ये देखिए जो मेरी गर्दन पे निशान है, ये सब मिस्टर खन्ना के हैं, जो मुझे जानते हैं, ये लोग सब जानते हैं, फिर भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। और उतनी देर में एकदम से बैल रिंग होती है, वो वहाँ जाती है, बैल ओपन करती है, और वहाँ से एक जन उसको शूट कर देता है। और जैसी शूट करता है, जो नताशा रहती है उसे गोली लग जाती है और वो गिर जाती है, और उसका खून निकल रहा रहता है, और इसका फ़ोन भी वो पूरे खून से लथपथ हो जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आगे। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।